नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आर.के. हैप क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंस। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सभी लेवल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और वास्तव में ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी वीडियो में आप लोगों को प्रयास करूंगा केमिकल बॉन्ड के विषय में बताने का, यानी रासायनिक बंध, रासायनिक आबंध के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं किस चीज़ के विषय में? पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं इस चीज़ के विषय में कि इलेक्ट्रॉनिक पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जिसे क्रॉसल ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए और लेविस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक बंध बनाने की प्रकृति को और ऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक बंध बनाने की प्रकृति को बताने के लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रासायनिक प्रकृति बताने के लिए, रासायनिक बंध की प्रकृति बताने के लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्रॉसल ने अकार्बनिक यौगिकों यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड और लेविस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक आबंध बनाने की प्रवृत्ति को, पहले मैं आपको इसका बेसिक रूप से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ये क्या चीज़ें हैं। रासायनिक आबंध बनाने की प्रकृति को बताने के लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी तत्व के बाह्य कोश में, ध्यान से देखिएगा, जब किसी तत्व के बाह्य कोश में, ये संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो होता है ऑफ वैलेंस, ये बतलाता है कि यदि किसी तत्व के बाह्य कोश में, यदि किसी तत्व के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो यह एक अस्थाई संरचना मानी जाती है, यह एक स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। और जितने भी तत्व इस अस्थाई संरचना को प्राप्त किए होते हैं, उन सभी तत्वों को अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है।
इनर्ट गैस एलिमेंट। जितने भी इनर्ट गैसेस एलिमेंट होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। केमिकली वो कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं निष्क्रिय होते हैं, उनमें एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, वो पैसिविटी को दर्शाते हैं। पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट उपस्थित हैं सभी लोग कहीं ना कहीं इस स्थायित्व की प्राप्ति करना चाहते हैं। जितने भी एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट जो भी इस स्थायित्व को प्राप्त करना चाहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए अक्रिय गैस तत्व कौन कौन से हैं। इनर्ट गैसेज एलिमेंट में आपका आता है हीलियम, उसके बाद नियान, फिर आर्गन, उसके बाद क्या आता है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके बाद देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अक्रिय गैस तत्व की संरचना को वास्तव में सब क्यों पाना चाहते हैं। क्योंकि सभी लोग, सभी तत्व रासायनिक रूप से अपने आप को एकदम, आप कह सकते हैं कि अपने आप को देखिए, जैसे आप मान लीजिए प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए, जितने भी लोग इस समय कार्य कर रहे हैं सभी लोग क्या चाहते हैं? अपने आप को स्थायित्व बनाना चाहते हैं। जो भी लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो किस तरफ भागना चाहते हैं? वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागना चाहते हैं, यानी अपना एक स्थायित्व बनाना चाहते हैं। वैसे ही पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सभी लोग अपने आप को एक स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं, एक स्थायित्व प्राप्ति करना चाहते हैं। अब देखिए, स्थायित्व प्राप्ति का एक नियम है, कोई भी तत्व स्थायी अवस्था में तब होगा जब उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके बाह्य सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि सब एलिमेंट में बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी सभी एलिमेंट अस्थायी तत्व नहीं कहलाते। कुछ एलिमेंट जैसा कि हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, आप लोग भी जानते हैं 2, यानी एक इसका दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? के में। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि भैया आप तो ऐसा कह रहे हैं सर कि जितने भी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, केवल वही तत्व क्या होता है, वही तत्व क्या कहलाएंगे? रासायनिक रूप से अस्थायित्व प्राप्त करेंगे, केवल वही तत्व अक्रिय गैस तत्व कहलाएंगे। फिर हीलियम को ऐसा क्यों कहा गया? हाँ बताता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, आप भी बोलते रहिएगा हमारे साथ कि जब भी हीलियम का आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे 2, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब उसका करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहला दोनों इलेक्ट्रॉन इसका के कोश में जाएगा। के कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यानी हीलियम का बाह्य कोश कौन सा होगा? के कोश ही होगा, और के कोश क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो बाह्य कोश पूर्ण होने के कारण ये अक्रिय गैस तत्व कहलाता है। ठीक, अब मैं आपको कॉपी में बताना चाहूँगा कि वास्तव में सभी तत्व किस रूप से अस्थायी अपने आप को बना सकते हैं। जब किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, उपस्थित होते हैं, तब यह अष्टक विन्यास संरचना रासायनिक रूप से स्थायी होती है। देखिए, जब किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यह अष्टक विन्यास संरचना रासायनिक रूप से अस्थायी होती है और ये सभी तत्व अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। अक्रिय गैस मतलब जो किसी से क्रिया ना करें, यानी ये रासायनिक रूप से
निष्क्रिय होते हैं। और देखिएगा जिसमें कौन कौन से आते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये आप अभी हीलियम, नियान और आर्गन तक समझिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियान का 10, आर्गन का 18। अब देखिए जब किसी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, ये सब इनर्ट गैसेज एलिमेंट में भी माने जाते हैं, आप लोग जानते हैं। अब देखिए तो अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कोई भी परमाणु स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपने 2 तरीके से स्थायित्व प्रदान कर सकता है, स्थायित्व मतलब प्राप्त कर सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ग्रहण करके, त्याग करके या ग्रहण करके अपने आप को स्थायित्व प्रदान, अपने आप को स्थायित्व प्राप्ति की स्थिति रखता है। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके अपने आप को स्थायित्व प्राप्ति की स्थिति में रखता है। दूसरा कोई भी परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस अष्टक विन्यास की संरचना को प्राप्त कर सकता है, अपने आप को अस्थायी बना सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसी दोनों तरीके से अपने आप को जो स्थायित्व प्रदान करने का जो 2 तरीका होता है, इसी के आधार पर रासायनिक बंध का निर्माण होता है। यहाँ पर सोडियम को अगर अपने आप को स्थायित्व बनाना है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। क्लोरीन को अगर अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करना है तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम आयन कैसे बनेगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देना लेगा, कौन, क्लोराइड लेगा, तो यहाँ पर निगेटिव आयन आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव। क्योंकि वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज हो गया था इसलिए मुझे लिखना पड़ा, मैं आपको दोबारा से यहाँ बता दे रहा हूँ। NaCl, Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए इसको अगर अपने आप को स्थायित्व रूप में प्राप्त करना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2, 8, 1 की संरचना बन रही है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये किसे देगा, क्लोरीन को देगा, अपने साझेदार को देगा। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आयन आ जाता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो बंध बन रहा है यहाँ से देखना है आपको, ठीक ना। अब यहाँ पर जो बंध बन रहा है इस बंध को कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। अब यहाँ आप नोटेड लाइन लिख सकते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, बंध का निर्माण विपरीत आवेशित परमाणुओं द्वारा होता है, परमाणुओं के आयनों द्वारा होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर बता रहा था आपको MgCl2, Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इधर भी एक Cl ले लेते हैं, 2, 4, 6 और 1, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं क्योंकि सामने पड़ेगा। तो देखिए एक मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा
क्लोरीन को, ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो अपना है इस क्लोरीन को दे देगा, ठीक ना। इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब जो ये क्लोरीन जो दोनों आपस में मिलेंगे, एक इसके साथ एक इसके साथ वैद्युत संयोजी बंध, दो वैद्युत संयोजी बंध बना रहा है, तो इसे क्या कह देंगे, MgCl2। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा बंध कौन सा है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध शब्द से ही क्लियर होता है, सह मतलब साथ साथ, संयोजक मतलब संयोज करके जिस बंध का निर्माण होता है उसे कहते हैं साथ साथ रहकर संयोज करना, यानी साझेदारी करना। इस बंध का निर्माण आप लिख लीजिए, परमाणुओं के मध्य, आप लोग भी हो सके तो पेन अपने साथ लेकर बैठा कीजिए। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, इसमें आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वैद्युत संयोजी बंध, इसमें स्थिर वैद्युत बल होता है, लगता का प्रयोग होता है। देखिए ये जो दोनों के अंदर जो दोनों को स्टेबल प्रदान कर रहा है, एक फोर्स इसके बीच में काम करता है जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, अस्थिर वैद्युत बल, जिसके द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ठीक ना। स्थिर वैद्युत बल वाला दोनों विपरीत आवेश, दोनों विपरीत आवेश आपस में जुड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होती है, देखिए जैसे आप लिख लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक, दो, ऐसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, क्या चाहिए इसे, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक ना। और क्लोरीन को क्यों, क्योंकि ये अपने नज़दीकी स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहेगा। नज़दीकी कौन है इसके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके नज़दीक है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये महोदय क्लोरीन, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो, दो चार, चार दो छः, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब ये जो बंध बन रहा है आपस में, इसके इलेक्ट्रॉनों की देने से जो HCl बंध बन रहा है, इस बंध को कहते हैं, कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजक बंध, जो कि यानी साथ में सहयोग करके, साथ में साझेदारी द्वारा, पार्टनरशिप द्वारा आपस में इस बंध का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंध जिसे कहते हैं। अब देखिए ना, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये था पहले से, एक ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए देखा जाता है, इसके लिए भी संयुक्त रूप से देखा जाएगा, इसके लिए भी, ठीक ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इसलिए यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की जोड़े की साझेदारी होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए H2 एक अणु लेते हैं, H2 अणु में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के मिलने से जिस बंध का निर्माण होगा उस बंध को कहते हैं सहसंयोजक बंध, इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, ठीक ना। सहसंयोजक बंध उसी परमाणु के द्वारा होते हैं, जैसे नाइट्रोजन आप ले लीजिए N2, N2 का कैसे होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक, दो, तीन, चार, उसके बाद पाँच, ठीक ना, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पर अगर दूसरा नाइट्रोजन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, अब 5 वैसे यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन अब बंध का निर्माण हमें करना है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिख दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको देखना जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी अयुग्मित, यहाँ पर हमने युग्मन किया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक ना। नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है,
सो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप लोगों को हमारी वीडियो देखकर वास्तव में बहुत आनंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना ना भूलिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को अब तक जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वास्तव में आप लोगों को ऐसे ही वीडियो आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। आपका लाइक हमें वास्तव में मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो में निरंतरता बनाने।